Hello everyone, welcome to this live lecture. I hope you all are doing good. जैसा कि आप सबको पता है यूपी गवर्नमेंट ने यूपी पीजीटी के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं. दैट इज़ टीचिंग पोजीशंस हैं ये पीजीटी लेवल पे. दैट इज़ 11th-12th जो हमारी स्टैंडर्ड्स होती हैं. हायर स्कूल लेवल जो होता है हमारा, उसकी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए यूपी एरिया में जो पोस्ट्स निकलती हैं टीचिंग के लिए, दैट कम्स अंडर यूपी पीजीटी. तो निकलती रहती है वैकेंसीज इसकी. इस बार जो हमारी वैकेंसीज निकली उसका डिटेल्ड डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है वीडियो में. तो फॉर दैट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. जैसे जैसे जिस भी एग्ज़ाम की वैकेंसी निकाली जाती है तो उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा. ऑल राइट, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, ये सब हमने उसमें डिस्कस कर चुके हैं बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टी. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे जो यूपी पीजीटी में इंग्लिश टीचर्स की जो वैकेंसी निकली है. तो उसके लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. उसका क्या सिलेबस है, हम उसको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीजीटी इंग्लिश यूपी पीजीटी. तो इंग्लिश की एज एन इंग्लिश टीचर अगर आपको यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है. तो उसका सिलेबस का ये डिटेल डिस्कशन हम यहाँ करेंगे कि पैटर्न क्या रहेगा, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने की, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या मतलब सिलेबस का डिवीजन रहेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा सिलेबस, सेक्शन 1, सेक्शन 2. सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज है. दैट इज़ इसमें हमारा ग्रामर, रीडिंग और लैंग्वेज वाला पार्ट आएगा. और सेक्शन 2 हमारा लिटरेचर है. ठीक है, तो सेक्शन 1 जो लैंग्वेज है उसके टॉपिक्स आप देख सकते हो. सबसे पहले अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन, ये हमारा रीडिंग पार्ट होता है, जिसके अंदर की जो जैसे एग्जाम्स में, स्कूल्स में भी होता था कि एक पैसेज आ जाएगा एग्जाम में, पोइट्री आ जाएगी, आपको उसका कॉम्प्रहेंशन करना है. उस पोइट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपके पास आपको उनका एनालिसिस करना है. तो वो इसमें होता है, तो दैट कम्स अंडर अनसीन पैसेज. ठीक है, तो आपको एक पोइट्री आएगी, कोई भी उसमें से वर्ड मीनिंग आपको बताना होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर लाइन दे देंगे उस पोइट्री की या उस पैसेज की या ऐसे की, उसका आपको मीनिंग बताना होगा. कई बार टाइटल के लिए आ जाता है कि जो भी आपने अभी ऐसे पढ़ा उसका टाइटल आपको क्या रखना लाइक सूट करेगा, ये चीज़ें आपको. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में. देन हमारा ग्रामर पार्ट है, यूजेज, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकेबलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस. ठीक है, तो इसके अंदर हमारा वही रहेंगे ग्रामर क्या कि टेंसेस जो होते हैं हमारे वो आएगा, सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं, जो हमारा जैसे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ पे लगता है, क्या लगता है, कौन से टेंसेस के रूल्स अप्लाई होते हैं, मॉडल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं. देन पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सिलेबस का, कि बिकॉज पंक्चुएशन बहुत इफेक्ट करता है कि हमारी लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे सामने वाला हमारी लैंग्वेज समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है. पंक्चुएशन का बहुत रोल होता है. ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स की नॉलेज जो है कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आता है, कॉमा किस जगह लगाते हैं, क्या मीनिंग डिलीवर होता है जब हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं, क्या मीनिंग डिलीवर होता है सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं, फुल स्टॉप क्या है, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ होते हैं, तो वो आपको होना चाहिए. उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस में बहुत जो कॉमन एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो ये होता है कि आपको इडियम दे दिया गया और आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको मीनिंग चूज़ करना है कि इस इडियम का क्या मीनिंग होता है, तो वो आपको चूज़ करना है. फ्रेजेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह फ्रेजेस होते हैं कि फिलअप्स दे दिए जाएंगे आपको, कि आपको एक ब्लैंक दे दिया और आपको 4 फ्रेजेस दिए, आपको सबसे सूटेबल जो फ्रेज़ है वो जो यहाँ पे यूज़ हो सकता है वो उसमें अप्लाई करना है. तो इस ग्रामर में क्या होता है कि देखो, आपको एक तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो अपने फाउंडेशनल वर्ड पार है उसका क्या, वर्ड पैटर्न्स, जो सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं कि नाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स हमारे कहाँ पे क्या अप्लाई होता है, प्रीपोजिशंस कैसे हम यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स जो हैं अलग अलग टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सारा हमारा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो लैंग्वेज में वो कब और कैसे यूज़ होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रहता है, एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डिस्कस कर लिया हमने. जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो जब भी हम कोई रूल पढ़ते हैं, तो हमेशा रूल के बाद हमें ये पढ़ाया जाता था कि दीज आर द एक्सेप्शंस, कि यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा. और ज़्यादातर क्वेश्चंस ना एक्सेप्शंस में से ही आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू है, अब यू कहने को तो सिंगुलर है,
मतलब मैं जिस किसी और से बात करी हूँ आप, तो यू मतलब आप, कहने को तो ये सिंगुलर है, लेकिन जब हम इसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे तो हम इसके साथ आर यूज़ करेंगे, हम कभी इसके साथ इज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे इज़? दिस इज़ अ रूल कि यू के साथ आर यूज़ होता है, हालांकि यू एक सिंगुलर है और आर हमेशा प्लूरल के यूज़ होता है, बट फॉर विद यू वी यूज़ आर, तो ये एक रूल है हमारा, ठीक है। अब इस तरह के जो एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का की बात होती है, ठीक है। तो वो आपको पता होने चाहिए, आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। टेंसेज हो गए, टेंसेज में भी फिलअप्स के पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो टेंस यूज़ हुआ है वो गलत है या सही है, ठीक है। ये भी एक कॉमन बहुत पैटर्न है। तो यूजेज हो गया, टेंसेस, स्पेलिंग्स के ऊपर, जिसमें कि आपको करेक्ट गलत स्पेलिंग दे दी गई क्वेश्चन में और आपको 4 ऑप्शन में चूज़ करना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये हमारा पैटर्न लेता है लैंग्वेज का, ठीक है। ज़्यादा हम इसमें फोकस करेंगे हमारा जो एक्सेप्शनल पार्ट है, ठीक है, जो ऐसे रूल्स हैं जो कि काइंड ऑफ हम उनको अलग से थोड़ा फोकस की उन्हें ज़रूरत है, वो सारा हमने हमारी जो वीडियो सीरीज़ में कवर किया है। सारे इस तरह के जो रूल्स हैं, ऑलमोस्ट 60-70 आवर्स का आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा सिर्फ ग्रामर को डेडिकेटेड, ठीक है। तो उससे आपकी सारी ग्रामर कवर हो जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, ठीक है। तो योर ग्रामर विल बी कवर्ड इन दैट ना। ये हमारे सेक्शन 1 की बात हो गई। अब आते हैं हम सेक्शन 2 पे। इसमें हमें थोड़ी डिटेल्ड स्टडी करनी, क्योंकि लिटरेचर इज अ लिटिल वाइड, ठीक है। सेक्शन 2 को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ए इज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, और नंबर 2 इज ऑथर्स एंड वर्क्स, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारे क्या आएंगे? लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिमिली क्या है, सिनेक्डो क्या है, एलिट्रेशन क्या होता है, अलग अलग जो इस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारे उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। दैट कम्स इन नंबर 1, दैट इज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए। देन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमारा जगह कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री के कितने टाइप्स है, सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है, ठीक है। ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारी पोइट्री के, वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट ऑल लाइक डेफिनेशन काइंड्स ऑफ थिंग, थ्योरेटिकल जो पार्ट है लिटरेचर का, दैट कम्स इन सेक्शन ए। सो फॉर दैट वी हैव अ वेरी सेपरेट सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे जो कॉमन और इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है उन पर डिस्कशन किया। तो जब आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये लिटरेरी टर्म मीन क्या करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि वो लिटरेचर में अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। कैसे दूसरे राइटर्स ने, पोएट्स ने उसको अप्लाई किया है, या फिर यू एज अ राइटर अगर उसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो मीनिंग पता होना चाहिए, कहाँ से आया, किसने ये टर्म दिया। जैसे हमारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है। अब ये टर्म किसने दिया है, कहाँ से आया है, साइकोलॉजिस्ट का क्या रिले देना है, लिटरेचर में किन किन राइटर्स ने इस पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस को यूज़ किया है, देन उन्होंने कैसे यूज़ किया है, उन्होंने अपने किस वर्क में यूज़ किया है, ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसका, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स बहुत सारे हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट हमने प्रोवाइड की अपने PDF नोट्स में, आपको उनका डेफिनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका हमने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन किया है। एंड सम ऑफ देम आर लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो लिटरेचर की, तो वो भी हमने कवर किए हैं, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लाइक द मीनिंग, द कंसेप्ट एंड द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती है कि आपको समझ में भी आना चाहिए पर्सोनिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, या कौन कौन से राइटर्स ने कैसे कैसे अप्लाई किया है, जो फेमस राइटर्स हैं। देन फॉर एग्जाम्पल पैथेटिक फैलेसी हो गया हमारा। क्या होता है पैथेटिक फैलेसी, टर्म किसने दिया है? जैसे रस्किन, जॉन रस्किन ने ये टर्म दिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारा इमोशनल जो सेल्फ है, हमारा इनर जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारे बाहर के जो वर्ल्ड है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, उससे जब हमें लगता है कि रिलेट कर रही है। जैसे अगर मैं सैड हूँ और बारिश हो रही है तो मुझे लगेगा कि द स्काई इज सैड। तो मेरा जो इनर सेल्फ है, कई बार होता है ना कि जब हम जो फील कर रहे होते हैं हमें लगता है कि मौसम भी वैसा उसी से रिलेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खुश है और बारिश हो रही है तो उसको लगेगा नहीं द रेन ऑफ हैप्पीनेस। अगर कोई दुख है, और बहुत सारे ऐसे म्यूजिक होता है ऐसा, बहुत सारी इस तरह की लिरिक्स भी हमारे कॉमन है कि समवन इज क्राइंग एंड रेन इज हैपनिंग, होता है ना, स्काई इज क्राइंग, इस तरह से। तो हमारा तो ये होता है पैथेटिक फैलेसी कि आप जो फील कर रहे हो अपने इमोशनल जो आपका स्टेट है, वही आपको लग रहा है कि बाहर का भी आपको लग रहा है। ऐसा होता नहीं है ऑब्वियसली। यू
कैन रिलेट कि आपका इनर जो सेल्फ है वही बाहर है, तो इसको पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। जॉन रस्किन ने टर्म दिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको लिटरेचर में अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने इसको कैसे अप्लाई किया, कीट्स ने इसको कैसे अप्लाई किया, विक्टोरियन पोइट्स ने इसको कैसे अप्लाई किया, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपना फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच में। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 2 है लिटरेचर का सब्जेक्ट का, यूपी पीजीटी के एग्जाम में जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर इन्होंने कुछ राइटर्स की लिस्ट दी है, ठीक है। अब एक बार हम नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, कितने राइटर्स हैं, 17 सी, तो 17 राइटर्स हैं यहाँ पे। अब ये जो 17 राइटर्स हैं ये अलग अलग एजेस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, बट इस सिलेबस में हमें सारी कंबाइंड मिक्सड अप लिस्ट दी हुई है। तो पहले सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन कर देती हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम एक ग्रुप बना लेते हैं कि किन किन ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर हमें वो पता होगा तो हम कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब और शेली, जो ये 4 राइटर्स हैं 1 to 4, वो बिलोंग करते हैं हमारे रोमांटिक एरा को, जो था 1798 से लेके 1837 तक। तो ठीक है, तो ये चारों हो गए हमारे रोमांटिक एरा के राइटर्स, जिसमें से वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शेली पोएट्स हैं और चार्ल्स लैम्ब एसेइस्ट हैं, जो एसेज लिखते थे, ठीक है। पोएट्री भी लिखी है पर ज़्यादा फेमस इनके एसेज हैं। उसके बाद हमारे राइटर्स हैं चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नल्ड, एल्फ्रेड टेनिसन और थॉमस हार्डी। ये हमारे जो 4 राइटर्स हैं ये बिलोंग करते हैं 5 to 6 जो हमारे राइटर्स हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे विक्टोरियन एज को। विक्टोरियन एज कब है हमारी, 1837 से लेकर 1901 तक होती है हमारी विक्टोरियन एज, ठीक है। तो 5 से लेकर 8 तक, सॉरी नॉट 6, 5 to 8, ऑल राइट। आई होप इट्स क्लियर एंड लेजिबल टू यू ऑल। 5 to 8, तो 1, 2, 3, 4 दे बिलोंग टू रोमांटिक एरा। चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नल्ड, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैथ्यू आर्नल्ड, एल्फ्रेड टेनिसन एंड हार्डी, दे बिलोंग टू विक्टोरियन एज, जिसमें से डिकेंस और हार्डी आर द मेजर नॉवेलिस्ट और मैथ्यू आर्नल्ड और एल्फ्रेड टेनिसन पोएट्स हैं। और आर्नल्ड एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। क्रिटिक और पोएट में क्या डिफरेंस होता है, पोएट होता है या नॉवलिस्ट होता है जो लिटरेरी प्रोडक्शन करता है, मतलब पोएट्स पोएट्री लिखते हैं, नॉवलिस्ट नॉवल लिखते हैं, ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखते हैं। क्रिटिक क्या होता है, क्रिटिक होता है जो लिटरेचर को एनालिसिस करता है, मतलब उसको इंटरप्रेट करता है कि वो क्या उसकी पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं। ये जो एनालिसिस का काम होता है ये होता है क्रिटिक का। तो मैथ्यू आर्नल्ड इंपॉर्टेंट पोएट तो है ही, साथ के साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिक भी है, और वो भी विक्टोरियन एज को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू रोमांटिक, 5, 6, 7, 8 बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। इसमें से टी एस एलियट जो है 9th नंबर, ही बिलोंग्स टू मॉडर्न एज, ठीक है। टी एस एलियट बिलोंग्स टू मॉडर्न एज, नंबर 9। उसके बाद हमारा 10 कमला दास, 11 मुल्कराज आनंद, नसीम एस्किल, ये तो 10, 11, 12, 10 to 12 बिलोंग्स टू इंडियन लिटरेचर, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपको प्रिपरेशन में इजी हो जाएगा क्योंकि आप ग्रुप वाइज इनको पढ़ सकते हो। तो मैंने इनके कुछ ग्रुप्स में डिवीजन कर दिया। तो 1 to 4 रोमांटिक, 5 to 8 विक्टोरियन, 9th इज मॉडर्न एज, देन कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम इज फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। नाउ 13th फ्रॉस्ट, 14th वॉल्ट विटमैन, 15 अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर। यहाँ से हम लेंगे 13 से लेके 16 तक, ये हमारे अमेरिकन राइटर्स हैं, ठीक है। 13 to 16 इज अमेरिकन, ऑल राइट। सो 13 to 16 इज अमेरिकन। और विलियम शेक्सपियर जो हैं ये हमारे बिलोंग करते हैं टू एलिजाबेथन एज। इनका नाम पहले लिखा होना चाहिए था क्योंकि ये रोमांटिक से पहले होते हैं, लेकिन एनीवेज इनका नाम एंड में है, लेकिन ये पहले सबसे पहले इनको पढ़ेंगे हम क्योंकि ये सबसे पुराने राइटर हैं इन सब में से। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेबस, ठीक है। अब हमने ग्रुप्स बना लिए कि कौन सा किससे बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग हम राइटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी सारे एजेस होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग एराज होते हैं। अब यूपी पीजीटी वालों ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सारा नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक राइटर्स आपको पढ़ना है, तो वही हम फोकस करना है, उसी में से डिटेल्ड क्वेश्चन आएंगे और इनके वर्क्स में से। अब राइटर्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि राइटर कौन सी एज को बिलोंग करता है या कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, इसीलिए मैंने कंट्री वाइज आपको ग्रुपिंग कराई है, ठीक है।
तो पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, तो ये रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। फिर इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं वो हमें पता होना चाहिए, उनके वर्क्स की क्या क्या सेंट्रल थीम्स थी वो हमें पता होनी चाहिए, अगर उनके कोई फेमस कैरेक्टर्स हैं उनके वर्क्स के वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो उनके वर्क्स का एनालिसिस, उनके वर्क्स किन थीम्स पे होते थे, क्या उनकी पोइट्री में ज़्यादातर रिपीटेटिव थीम्स होती थी, एनालिसिस करेंगे उसका हम। तो और कुछ उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा वर्ड्सवर्थ कवर हो जाएगा। तो इस तरह हम सारे राइटर्स को कवर करेंगे। तो पहले हमें थोड़ा सा आइडिया ये भी होना चाहिए कि वो जिस पीरियड को बिलोंग करते हैं उसके बारे में। तो जैसे यहाँ पे मैं रोमांटिक पीरियड के बारे में आपको थोड़ा बहुत ठीक है आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद रोमांटिक पीरियड के बारे में आइडिया हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना वर्ड्सवर्थ, कीट्स, लैम्ब और शेली को, क्योंकि फिर आपको पता है कि ओवरऑल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, आप राइटर के बारे में पढ़ सकते हो, फिर उनके वर्क्स के बारे में पढ़ सकते हो। वर्क्स में भी एक होता है फैक्चुअल डिटेल और एक होता है एनालिटिकल डिटेल। फैक्चुअल डिटेल में आता है कि कब पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, या ऐसी कुछ बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। कई बार जो पोएट होते हैं उन्होंने अपना बहुत वर्क्स किसी को डेडिकेट कर रखा होता है, कई बार किसी के साथ कोलैबोरेशन में वर्क लिखा होता है, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फिर वर्क का सेंट्रल थीम क्या है, मतलब उसका ब्रीफ क्रिटिकल एनालिसिस आपको होना चाहिए कि उसका थीम क्या था, ओवरऑल समरी क्या है वर्क की, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस उसमें यूज़ हुए हैं, अगर किसी हिस्ट्री के बारे में कुछ उसमें बात हुई है, पॉलिटिक्स के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में कुछ बात हुई है तो वो क्या बात थी, किसी दूसरे राइटर को उन्होंने अपने वर्क में रेफ़र किया है तो वो क्या ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न है जिसमें हमें प्रिपेयर करना है। तो जैसे रोमांटिक एज हमारी 1798 से 1832 हो जाएगी, उसमें हमारे ये चारों कवर हो जाएंगे। तो विक्टोरियन एज में हमारे जैसे डिकेंस और हार्डी, ये दोनों जो है वो नॉवलिस्ट हैं, तो इनकी नॉवेल्स में से जो कॉमन पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो ये होता है, स्टोरी तो पता होनी चाहिए, नॉवल की स्टार्टिंग लाइंस जो होती है ना, ये क्लासिकल वर्क्स में आते हैं इन दोनों के वर्क्स, स्टार्टिंग लाइंस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इन नॉवेल्स के कैरेक्टर्स पे कई बार बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे चार्ल्स डिकन का वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसका जो मेजर कैरेक्टर है वो है पिप, ठीक है। सो उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, उसके फुल नाम क्या था, उसकी फैमिली के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, वो लंदन में कहाँ जाता है, किसके पास रहता है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थॉमस हार्डी के भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं, जैसे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, हार्ड टाइम्स है, उसमें कैरेक्टर के ऊपर नाम आता है, ठीक है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक उनका वर्क है, उसमें बादशुबा नाम से उनका बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो ये जो सारे वर्क्स हैं इसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं वर्क्स पे, प्लॉट पे। कई बार राइटर की लाइफ के कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जिन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बायोग्राफी की भी आपको ब्रीफ डिटेल होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन जितना लिटरेचर से रेलेवेंट और जितना उनके वर्क से रिलेटेड है ना वो नॉलेज आपको होनी चाहिए उनके बारे में, राइटर्स के बारे में, ठीक है। टी.एस. एलियट बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, मॉडर्न एज के राइटर भी हैं, क्रिटिक भी हैं, पोएट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, ठीक है। तो इनके वर्क्स को डिटेल में हमने पढ़ना है, ठीक है। इनके कुछ वर्क्स हैं जैसे वेस्टलैंड हो गया, इनकी एक डिटेल एपिक पोइट्री है इनकी वेस्टलैंड, वो हमें पढ़नी है डिटेल में। ऐसे था इनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि क्या वो कहते थे उस ऐसे में। हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम्स उनका एक ऐसे है। प्रूफ्रॉक नाम से द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक उनकी एक पोइट्री है, ठीक है। और तो इस तरह के इनके बहुत सारे वर्क हैं। बिशप स्कैंडल्स, मर्डर इन द कैथीड्रल इनका वर्क है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्क्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, कब लिखे थे, क्या इसका एनालिसिस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब आप पढ़ो तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखना कि कितना पता होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि कुछ टॉपिक्स को इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं जितनी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अभी आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, अभी हमारा जो मकसद है पढ़ने का वो जानना नहीं है चीज़ों को, नहीं वो भी मकसद होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे वो नॉलेज चाहिए जो मेरे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो। तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से पढ़ो। अब जैसे मैंने बोला एलियट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एलियट के सारे वर्क्स उठाओ और उनको डिटेल में पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप बाकी सारे कोर्स को कवर नहीं कर पाओगे, इतना टाइम ही उसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने वक्त को बहुत स्मार्टली उसको मैनेज करना है कि आप इस तरह से मैनेज करो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाएं, सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स हैं वो आपके कवर हो जाएं, और आप सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कुछ भी आपका छूटे नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो तभी आप एक आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, जिस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडी, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम प्रीवियस पेपर एनालिसिस करो, सिलेबस एनालिसिस जैसे हम कर रहे हैं इस तरह सिलेबस एनालिसिस करो, प्रीवियस पेपर एनालिसिस करो। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको उसमें मिलेंगे कि
डेमो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, उसमें आपको डिविजन्स मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमने अपने लेक्चर्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंगली ना, तो उससे प्रिपरेशन में क्या है स्टूडेंट्स को हेल्प होती है। फिर साथ में पीडीएफ नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉक टेस्ट हमारे रेगुलरली होते रहेंगे, तो उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, किस टॉपिक में आप लैक कर रहे हो, किस टॉपिक में आपको और मेहनत की ज़रूरत है, किस टॉपिक में आप लाइक स्ट्रॉन्ग आप ठीक वर्क कर रहे हो, तो वो आपका ऐसे कवर हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ इन, तो ये हमारा विक्टोरियन एज हो गया। देन टी एस एलियट मॉडर्न हो गया। देन ये कमला दास, मुल्कराज आनंद, निस्सिम एस के लिए 3 हमारे इंडियन राइटर्स हैं, अलग अलग टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे कमला दास ने नॉवल भी लिखी है लेकिन पोइट्री के लिए वो ज़्यादा फेमस है। मुल्कराज आनंद अपनी नॉवेल्स के लिए फेमस है, उनकी बहुत फेमस नॉवल है द अनटचेबल्स, उसको डिटेल में हमें पढ़ना है। जैसे मैस्किल की भी पोइट्री के लिए ही इज़ फेमस। तो ये जो राइटर्स हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हो गए। जैसे कमला दास है, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी माई स्टोरी, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। उनकी पोइट्रीज में काफ़ी सारी, एन इंट्रोडक्शन है उनकी बहुत फेमस पोइट्री है, डांस ऑफ द यूनक्स है उनकी बहुत फेमस पोइट्री, तो इन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब क्योंकि एग्जामिनिंग बॉडी ने आपको पर्टिकुलर राइटर का ही नाम दे दिया है ना, तो इसलिए अब आपको राइटर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऑल राइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, फॉकनर, ये 4 हमारे अमेरिकन राइटर्स हैं, जिसके अंदर की फ्रॉस्ट इज़ मेजरली फेमस फॉर इट्स पोइट्रीज। जैसे इनकी पोइट्री है एप्पल पिकिंग, बर्चेज, रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट पोइट्री है, जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। आपको लाइन उठा के दे दी पोइट्री में से और आपको उसका मीनिंग बताना है, या फिर आपको एक लाइन उठा के दे दी, उसमें से बीच में एक वर्ड मिसिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, 4 ऑप्शन दिए, आपको उसमें से एक वर्ड चूज करना है। ओके, सो दिस कैन हैपन इन योर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम। ऑल राइट, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड विलियम फॉकनर, इनका भी क्योंकि ये जो लोग थे, अब ये क्योंकि 20th सेंचुरी राइटर्स है, इस टाइम पे नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़, पेन अवार्ड, इस तरह के पुलित्जर अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स मिलने लग गए थे। ठीक है, तो आपको इनकी ये डिटेल्स ही पता होनी चाहिए कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, किस ईयर में मिला, किस वर्क के लिए मिला। जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ मिला था तो कब मिला था, इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था तो कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था और कौन से वर्क के लिए मिला था, क्योंकि स्पेसिफिक वर्क के लिए मिलते हैं। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड्स, तो कौन से वर्क के लिए मिला, कब मिला, ये डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, लास्ट हमारे विलियम शेक्सपियर। एज यू ऑल नो, विलियम शेक्सपियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इनका सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड को बिलोंग करते थे, जो कि 15-16 सेंचुरी के अराउंड था। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का जब हम वर्क करेंगे तो हमें इन डिटेल एनालिसिस करना है। अब विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के 2 पार्ट हैं, एक है उनकी पोइट्री, एक है उनका ड्रामा। तो उनकी पोइट्रीज़ के बारे में कि उन्होंने सोनेट्स लिखे थे, 144 उनके सोनेट्स थे, तो वो क्या उनके सोनेट्स का थीम है, किसको डेडिकेटेड थे, 2 लोग थे जिनको वो डेडिकेटेड थे, ब्लैक लेडी एंड सॉरी फेयर यूथ एंड ब्लैक लेडी। ठीक है, 2 लोगों को डेडिकेटेड थे। अब ये लोग रियल थे या नहीं थे, ठीक है, उस पर बहुत डिटेल्ड कंट्रोवर्सीज हैं। देन उसके अलावा क्या उनकी सोनेट्स के थीम्स थे, टेक्निक्स वो क्या यूज़ करते थे। शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं हम, एक स्पेसिफिक सोनेट क्या होता है 14 लाइन्स, लेकिन उस 14 लाइन्स को कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ सोनेट्स। तो शेक्सपियरियन सोनेट होता है कि उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं, तो 4-4 लाइन के 3 पैराग्राफ होंगे, तो 4 3 12 और बची हुई 2 लाइन्स का नीचे कपलेट होगा, तो 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन और नीचे 2 लाइन। तो क्वेश्चन से बहुत बार आता है कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, तो आंसर है 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट। ठीक है, शेक्सपियर का ये, शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे इस तरह के। फिर शेक्सपियर के ड्रामाज, अब उनके ड्रामाज हैं वो डिवाइडेड हैं, उनके ड्रामाज हैं, हिस्ट्री है, उनकी कुछ कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजिडीज़ हैं, ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं, तो इस तरह उनके वर्क्स डिवाइडेड है। जैसे इनिशियली उन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू करे थे अपने करियर के, फिर वो कॉमेडी लिखना शुरू करा, फिर उन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी और फिर बाय द एंड ऑफ हिज करियर उन्होंने ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखना शुरू। अब उनके बहुत सारे ड्रामाज हैं, कौन सा ड्रामा किस जॉनर को बिलोंग करता है, मेजर कैरेक्टर्स क्या थे उनके, मेजर थीम्स क्या थी, उसका एनालिसिस, वो सारा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर ऑब्वियसली वी ऑल नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ कवर इट इन डिटेल। हमने लेक्चर में भी जब आप देखोगे तो अलग से पूरा आपको सीरीज मिलेगा जहाँ पे हमने शेक्सपियर के बारे में डिस्कस किया, उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस किया है, बाकी पोएट्स से ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया, क्योंकि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका यूपी पीजीटी का सिलेबस रहता है। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू, आपको समझ आ गया होगा सिलेबस का डिवीजन कैसे है, जैसे मैंने ग्रुपिंग्स की है ये वाली, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए इसको, इट विल बी हेल्पफुल टू यू कि कैसे कैसे राइटर्स को डिवीजन है, क्योंकि ग्रुप करके जब हम स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि कई बार होता है कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कम आ रहे हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पढ़ने का तरीका वो ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो वर्क हार्ड एंड गेट इनफ रिजल्ट, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो उतने आपको रिजल्ट्स मिले, इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
आप ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान तरीके से स्टडी करो, एंड दैट इज़ हाउ वी स्टडी इन आर ऑनलाइन लेक्चर्स, जो हमारे यू कैन गो टू आर ऐप फॉर इट। बाकी के लेक्चर्स जो हैं, बाकी के प्रीवियस पेपर एनालिसिस वगैरह के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर ऑल ओवर इंडिया। ऑल राइट, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वी कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑल राइट, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, दोज हु ऑल आर अपियरिंग फॉर यूपी पीजीटी। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।